guru of reality. Real incidents, real stories, real awareness. Subscribe now to stay informed. 1976 से 2007 तक 31 साल तक ये ट्रेन दोनों मुल्कों को जोड़ती रही। एक एरा खत्म हो गया। 18 फरवरी 2007 रात के 11:30 बज रहे हैं। पानीपत और दीवाना के दरमियान एक ट्रेन पूरी स्पीड में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है। इस ट्रेन का नाम है समझौता एक्सप्रेस। समझौता यानी शांति, यानी अमन। दो दुश्मन मुल्कों के दरमियान दोस्ती का एक पुल। लेकिन आज की रात ये ट्रेन अमन की सफीर नहीं, मौत का कारवां बनने वाली है। इस ट्रेन में 68 यात्री हैं, पाकिस्तानी, इंडियन और कुछ विदेशी। सब खुश हैं, घर जा रहे हैं, अपनों से मिलने जा रहे हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनके साथ साथ एक और चीज भी सफर कर रही है, मौत। अगली सुबह दुनिया एक ऐसी तस्वीर देखेगी जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। लाशों की बू, जली हुई लाशें, बच्चों के रोने की आवाजें और एक सवाल जो आज तक बेजवाब है, ये हादसा था या साजिश? समझौता एक्सप्रेस सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी। 1976 से 2007 तक 31 साल तक ये ट्रेन दोनों मुल्कों को जोड़ती रही। एक एरा खत्म हो गया। ये भारत और पाकिस्तान के दरमियान सरहद पर खुली एक खिड़की थी। 1976 में इस ट्रेन की शुरुआत हुई थी, दिल्ली से अटारी, फिर वाघा बॉर्डर क्रॉस करके लाहौर तक। हर हफ्ते ये ट्रेन दोनों मुल्कों के लोगों को जोड़ती थी। बिखरे हुए परिवार, दूर हुए रिश्तेदार, बंटवारे के जख्म, ये ट्रेन उन सबको थोड़ा सा राहत देती थी। लेकिन 18 फरवरी 2007 की रात कुछ ऐसा होने वाला था जो इस अमन की कोशिश को खत्म कर देगा। फिजिक्स का एक उसूल कहता है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, लेकिन उस रात का रिएक्शन इतना भयानक था कि पूरे इलाके में मौत का सन्नाटा छा गया। 18 फरवरी की शाम दिल्ली का हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। समझौता एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खड़ी है। यात्री अपने अपने कंपार्टमेंट में जा रहे हैं। कोच S5, S6, S7 और S8। ये 4 कोच खास हैं क्योंकि ये स्लीपर कोच हैं। यहाँ ज्यादातर पाकिस्तानी यात्री हैं। उनके चेहरों पर खुशी है, वतन जा रहे हैं। रात के 10:30 बजे ट्रेन दिल्ली से रवाना होती है। अगला स्टॉप पानीपत, फिर अंबाला, फिर अटारी, फिर लाहौर। ट्रेन की स्पीड तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। मौसम ठंडा है, फरवरी का महीना, रात का वक्त। ज्यादातर यात्री सो रहे हैं या सोने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रेन सोनीपत स्टेशन क्रॉस करती है, सब ठीक है। फिर पानीपत। रात के 11 बज गए हैं। ट्रेन अभी भी अपनी नॉर्मल स्पीड से चल रही है, लेकिन कुछ ही घंटों में ये स्पीड मौत की रफ्तार बन जाएगी। जब ट्रेन पानीपत स्टेशन से आगे बढ़ती है तो कुछ लोग कंपार्टमेंट S6 में घुस रहे हैं। ये लोग यात्री नहीं हैं, ये लोग अपने साथ कुछ सामान लेकर आए हैं। छोटे छोटे बस्ते, लिक्विड से भरे हुए। फिजिक्स की भाषा में इसको एक्सेलरेंट कहते हैं, आग को तेजी से फैलाने वाला केमिकल। उन्होंने ये सामान सीट के नीचे, टॉयलेट में और कंपार्टमेंट के कोने कोने में छुपा दिया। फिर वो चुपके से उतरना चाहते हैं, लेकिन ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली है। अब उतरना नामुमकिन है, तो वो वेट करते हैं दीवाना स्टेशन का, जहां ट्रेन तेजी से गुजरती है लेकिन थोड़ी स्लो होती है। वहीं से वो कूदकर भाग जाएंगे और पीछे छोड़ जाएंगे एक जलती हुई कयामत। रात के 12 बजे ट्रेन दीवाना स्टेशन के करीब पहुंचती है। थर्मोडायनामिक्स का एक प्रिंसिपल कहता है कि कंबशन के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, ऑक्सीजन, फ्यूल और इग्निशन सोर्स। उस रात तीनों चीजें उस ट्रेन में मौजूद थीं। ऑक्सीजन तो हर जगह था, फ्यूल यानी पेट्रोल बेस्ड लिक्विड वो लोग छोड़ गए थे, और इग्निशन यानी आग लगाने का जरिया भी उन्होंने तैयार कर रखा था। फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, उस रात तीनों चीजें जानबूझकर अरेंज की गई थी। साइंस कभी झूठ नहीं बोलती। टाइमर बेस्ड डिवाइसेस। रात के 12:30 बजे ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगे। ट्रेन दीवाना स्टेशन के पास पहुंचती है। स्पीड थोड़ी कम होती है, तकरीबन 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा, और तभी 2-3 लोग S6 कोच से कूदकर भाग निकले। गार्ड ने देखा, चिल्लाए, लेकिन अंधेरा था। वो लोग पेड़ झाड़ियों में गायब हो गए। मैं उस रात ड्यूटी पर था। जब वो लोग कोच से कूदे तो मैंने देखा, चिल्लाया भी, लेकिन अंधेरा था, मैं कुछ नहीं कर पाया। अगले आधे घंटे में जो हुआ, मैंने अपनी आंखों के सामने 68 लोगों को मरते। ट्रेन दोबारा अपनी स्पीड पकड़ने लगी और अंदर मौत अपना काउंटडाउन शुरू कर चुकी थी। रात के 12:32। ट्रेन अब दीवाना स्टेशन से 2 किलोमीटर आगे निकल चुकी है।
एक अजीब सी आवाज, धूम, फिर एक और, फिर एक और। कोच S6 के अंदर छोटी छोटी आग लग गई है। शुरू में यात्रियों को लगा कुछ खराब हुआ है, लेकिन जब उन्होंने धुआं देखा, जब उन्होंने आग की लपटें देखी, तब समझे ये हादसा नहीं था, ये हमला था। पैनिक शुरू हो गया। लोग चिल्लाने लगे, बचने लगे, खिड़कियां तोड़ने लगे। लेकिन एक सेकंड में जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। पेट्रोल बेस्ड लिक्विड ने आग को इतनी तेजी से फैलाया कि पूरा कोच कुछ ही सेकंड में ज्वालामुखी बन गया। साइंस कहती है कि पेट्रोल की कंबस्शन स्पीड हवा से हजारों गुना ज्यादा होती है, और उस रात यही हुआ। पूरा S6 कोच एक भट्टी बन गया। टेम्परेचर 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस टेम्परेचर पर इंसान की स्किन 3 सेकंड में जलकर राख हो जाती है, और यही हुआ उन बेमिसाल लोगों के साथ। कुछ यात्रियों ने समझदारी से इमरजेंसी चेन पुल कर दी। ट्रेन रुकी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। S6 कोच पूरी तरह से आग की लपेटों में था, और आग S7 और S5 तक भी फैलने लगी थी। रेलवे के फिजिक्स में एक टर्म है थर्मल रेडिएशन। जब कोई चीज इतनी ज्यादा गर्म हो जाए तो वो अपने आसपास की चीजों को भी गर्म करता है, बिना टच किए। यही हो रहा था। बगल के कोच की मेटल बॉडी गर्म होने लगी। अंदर के यात्रियों को फील होने लगा गर्मी, फिर धुआं, फिर डर। रेलवे गार्ड और कुछ लोकल लोग भाग कर आए। उन्होंने खिड़कियां तोड़ना शुरू किया। कुछ यात्री बाहर निकले, लेकिन S6 में तो कोई बचा ही नहीं था। वो पूरा कोच एक फर्नेस बन चुका था, जिसको देखकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुबह के 3 बजे तक लोकल पुलिस और फायर ब्रिगेड आ चुकी थी, लेकिन आग इतनी तेजी से फैल चुकी थी कि उनका काम सिर्फ बचावों को निकालना था। S6 को बचाना नामुमकिन था। फायर फिजिक्स में क्लास B फायर का कॉन्सेप्ट है। लिक्विड फ्यूल की आग को पानी से नहीं बुझाया जा सकता। पानी डालोगे तो आग और भी फैल जाती है, क्योंकि पेट्रोल पानी से हल्का होता है। फोम या केमिकल एक्सटिंग्विशर की जरूरत होती है, लेकिन उस वक्त इतने सारे एक्सटिंग्विशर्स अवेलेबल नहीं थे। तो फायर ब्रिगेड ने सराउंडिंग एरिया को पानी से गीला करना शुरू किया, ताकि आग और ना फैले, और धीरे धीरे आग को कंट्रोल किया। सुबह के 5 बजे तक आग काफी हद तक कंट्रोल में आ गई, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था, बहुत ज्यादा नुकसान। जब आग बुझी और ऑफिसर्स S6 कोच के पास गए, तो जो उन्होंने देखा वो शायद उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक मंजर था। कोच की मेटल बॉडी पिघली हुई थी, अंदर सब कुछ राख और जली हुई लाशें। असल में लाशें भी नहीं, फोरेंसिक साइंस में इसको स्केलेटल रिमेन्स कहते हैं। जब बॉडी 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पर जलती है तो बस हड्डियां बचती हैं, वो भी आधी जली हुई। आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो जाती है। DNA टेस्टिंग ही एक रास्ता बचता है, लेकिन 2007 में इंडिया में DNA टेस्टिंग उतनी एडवांस नहीं थी जितनी आज है। ऑफिसर्स ने गिनतियां शुरू की। 1, 2, 3, 10, 20, टोटल 68 बॉडीज या उनके रिमेन्स मिले। 68 लोग, 68 ख्वाब, 68 घराना, सब खत्म एक रात में। कुछ लोग बच गए थे। S5 और S7 से कुछ यात्री इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकले थे। उनकी कहानियां सुनकर रूह कांप जाती है। मैं आज भी उस रात को याद करता हूँ। 18 साल बीत गए, लेकिन वो चीखें, वो आग की लपटें मेरी आंखों के सामने से नहीं जाती। मैंने अपनी बीवी को बचाया, लेकिन बगल वाली बर्थ पर बैठा बुजुर्ग, मैं उसे नहीं बचा। एक सर्वाइवर ने बताया कि वो सो रहा था जब अचानक आग की गर्मी महसूस हुई। उसने आंख खोली तो सामने धुआं ही धुआं था। वो उठा, चिल्लाया, अपने बच्चे को उठाया और खिड़की की तरफ भागा। खिड़की तोड़कर बाहर कूद गया। उसकी वाइफ भी कूद गई, बच्चा भी, लेकिन बगल वाली बर्थ पर बैठा एक बुजुर्ग नहीं कूद पाया। उसकी चीखें आज भी उस सर्वाइवर के कानों में गूंजती हैं। एक और सर्वाइवर ने बताया कि उसने बहुत लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। स्मोक इनहेलेशन यानी धुएं का सांस में जाना सबसे बड़ा किलर होता है फायर एक्सीडेंट में। ऑक्सीजन की कमी से ब्रेन 4-5 मिनट में डैमेज होने लगता है। यही हुआ उन बेमिसाल लोगों के साथ। अगला सबसे बड़ा चैलेंज था लाशों की पहचान करना। गवर्नमेंट ने स्पेशल टीम बनाई। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, DNA स्पेशलिस्ट, डेंटल रिकॉर्ड एक्सपर्ट सबको बुलाया गया। लेकिन मुश्किल ये थी कि 68 में से तकरीबन 60 बॉडीज इतनी बैडली बर्न्ड थी कि कुछ पहचान में नहीं आ रहा था। कुछ फैमिलीज ने अपने लव्ड वंस की चीजों से पहचाना। एक महिला ने अपने पति की शादी की अंगूठी से पहचान ली। एक बाप ने अपने बेटे के जूते से, एक भाई ने अपनी बहन के कंगन से। ये सीन इतने दर्दनाक थे कि ऑफिसर्स खुद रो पड़े। DNA टेस्टिंग में हफ्तों लग गए और फिर भी कुछ बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन कंफर्म नहीं हो पाई। उन्हें मास बरियल करनी पड़ी।
पाकिस्तान से बहुत सारे फैमिलीज आई इंडिया अपने लोगों को ले जाने, लेकिन कुछ लोगों को अपने अजीज की लाश भी नसीब नहीं हुई। जब रेस्क्यू और आइडेंटिफिकेशन का काम चल रहा था, तब से ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी। सेंट्रल एजेंसियों को बुलाया गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA, एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी ATS, फोरेंसिक टीम्स, रेलवे सेफ्टी एक्सपर्ट्स, सब ने अपना काम शुरू किया। पहला सवाल था, यह हादसा था या हमला? इनिशियल रिपोर्ट्स में कहा गया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी, लेकिन कुछ घंटों में ही यह थियरी गलत साबित हो गई। फोरेंसिक टीम्स ने कोच में एक्सेलरेंट के ट्रेसेस पाए, पेट्रोल और केरोसिन। ये चीजें ट्रेन में अलाउड नहीं हैं, तो ये कैसे आईं? फिर विटनेसेस ने बताया कि दीवाना के पास कुछ लोग कोच से कूदकर भागे थे। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अब इन्वेस्टिगेशन का रुख बदल गया। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये प्लान्ड अटैक था। फोरेंसिक साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऐसे केसेस में। NIA की टीम ने पूरा S6 कोच को फोरेंसिकली एग्जामिन किया। उन्होंने मल्टीपल इग्निशन पॉइंट्स पाए, मतलब आग एक जगह से नहीं बल्कि कई जगह से लगी थी। सीट्स के नीचे, टॉयलेट्स में, लगेज एरिया में। ये क्लियर एविडेंस था कि ये प्लान्ड था। फायर इन्वेस्टिगेशन में एक प्रिंसिपल है, फायर ट्रायंगल। फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट के बिना आग नहीं लगती। यहां तीनों चीजें डिलिबरेटली अरेंज की गई थीं। लैब रिपोर्ट्स में पेट्रोल और केरोसिन के रेमिनेंट्स मिले। CCTV फुटेज मंगवाई गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम इतने ज्यादा कैमरे नहीं थे। फिर भी कुछ स्टेशनों की फुटेज में सस्पिशियस लोग दिखे, लेकिन क्लियर आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई। फिंगरप्रिंट्स भी जल गए थे ज्यादातर। इन्वेस्टिगेशन मुश्किल हो रही थी, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स हार नहीं माने। NIA ने सबसे पहले उन विटनेसेस को ढूंढा जो ट्रेन में थे। सर्वाइवर्स से डिटेल्ड क्वेश्चनिंग हुई। उन्होंने बताया कि पानीपत के बाद कुछ नए लोग कोच में आए थे। वो नॉर्मल यात्री नहीं लग रहे थे। उनके पास छोटे छोटे बैग थे और वो बहुत नर्वस थे। एक विटनेस ने बताया कि उसने एक शख्स को कोच के कॉर्नर में कुछ रखते हुए देखा था, लेकिन उस वक्त उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर दीवाना के पास 2-3 लोग अचानक कोच से कूदकर भाग गए। ये सब डिटेल्स मिलने के बाद पिक्चर साफ होने लगी। अटैकर्स ने पानीपत या उसके आसपास ट्रेन में एंट्री ली। उन्होंने एक्सप्लोजिव्स या फायर एक्सेलरेंट्स कोच में प्लेस किए, टाइमर सेट किया और दीवाना के पास कूदकर भाग गए। ये एक वेल प्लान्ड ऑपरेशन था। समझौता एक्सप्रेस सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, ये इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस का सिंबल थी। तो इस अटैक के बाद डिप्लोमेटिक स्टॉर्म आ गया। ने इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को गहरा झटका दिया। जो थोड़ा ट्रस्ट बन रहा था वो खत्म हो गया। पाकिस्तान ने इसको कंडेम किया, इंडिया ने भी। दोनों कंट्रीज ने कोऑपरेशन का वादा किया इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ चल रहा था। कुछ लोग कहने लगे कि ये पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप्स का काम है। कुछ ने कहा कि ये इंडिया के एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स ने किया। मीडिया में हर दिन नई थियोरीज आ रही थी, लेकिन सच क्या था? इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को पता चल गया था कि ये डोमेस्टिक टेररिज्म है। हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के कुछ एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे। ये शॉकिंग रेवलेशन था, क्योंकि जनरली लोग सोचते हैं कि टेररिज्म सिर्फ एक तरफ से होती है, लेकिन सच ये है कि एक्सट्रीमिज्म किसी भी आइडियोलॉजी में हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई लोगों के नाम सामने आए। 2010 में NIA ने कुछ अरेस्ट्स किए। रेडिकल ग्रुप्स के मेंबर्स थे ये लोग। उन पर चार्जेस लगाए गए, मर्डर, टेररिज्म, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ट्रायल शुरू हुआ, लेकिन इंडियन लीगल सिस्टम बहुत स्लो है। सालों तक ट्रायल चलता रहा। विटनेसेस को कोर्ट में बुलाया गया, एविडेंस प्रेजेंट किया गया। डिफेंस लॉयर्स ने हर एविडेंस को चैलेंज किया। ये आम बात है ट्रायल्स में। प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, लेकिन ऐसे केसेस में एविडेंस कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। आग ने बहुत सारे क्लूज जला दिए थे। CCTV फुटेज लिमिटेड थी। आई विटनेसेस की मेमोरी भी टाइम के साथ फेड हो जाती है। 2011 में कोर्ट ने कुछ अक्यूज्ड को बेल दे दी। ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन था। विक्टिम्स की फैमिलीज ने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि जस्टिस नहीं मिल रहा, लेकिन कोर्ट अपने रीजंस के साथ चलता है। इस ट्रेजेडी में जान का नुकसान तो बयान से बाहर है, लेकिन फाइनेंशियल लॉसेस भी बहुत ज्यादा थे। रेलवे को डायरेक्ट लॉस 2-3 करोड़ रुपए का हुआ। 2 कोच पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए थे। ट्रैक को भी रिपेयर करना पड़ा, लेकिन सबसे बड़ा लॉस था कॉम्पनसेशन। हर विक्टिम की फैमिली को 5 लाख रुपए अनाउंस किए गए। 68 डेथ्स मतलब तकरीबन 3.4 करोड़ रुपए। फिर इंजर्ड को भी कॉम्पनसेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, रिहैबिलिटेशन कॉस्ट्स। टोटल फाइनेंशियल इंपैक्ट 10-15 करोड़ रुपए से ज्यादा एस्टिमेट की गई। लेकिन ये तो सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट्स हैं।
इनडायरेक्ट कॉस्ट्स जैसे टूरिज्म इंपैक्ट, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, सिक्योरिटी अपग्रेड्स, ये सब मिला के लॉसेस बिलियंस में थे। इंडिया पाकिस्तान के बीच जो थोड़ा बहुत ट्रस्ट बिल्डिंग हो रहा था वो भी सेटबैक हो गया। बिजनेस रिलेशंस अफेक्ट हुए, वीजा प्रोसेसिंग स्लो हो गई, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में कमी आई। इकोनॉमिक्स में इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। जो नहीं हुआ वो भी एक लॉस है। हर बड़ी ट्रेजेडी के बाद रिफॉर्म्स आते हैं। समझौता एक्सप्रेस के बाद भी आए। रेलवे मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया कि सभी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनों में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट अपग्रेड किए जाएंगे। हर कोच में फायर एक्सटिंग्विशर्स मैंडेटरी किए गए, स्मोक डिटेक्टर्स इंस्टॉल किए गए, इमरजेंसी एग्जिट्स को ज्यादा विजिबल और एक्सेसिबल बनाया गया, सिक्योरिटी चेक्स स्ट्रिक्ट की गई, रैंडम चेकिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, स्निफर डॉग्स को ट्रेन चेकिंग में यूज करना शुरू किया गया, सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई गई, कोचेस के मटेरियल को फायर रेजिस्टेंट बनाया गया। इंजीनियरिंग में एक टर्म है फायर रेटिंग, मतलब कितनी देर तक कोई मटेरियल आग को रेजिस्ट कर सकता है। पहले कोचेस वुडन इंटीरियर्स थे, अब मेटल और फायर रिटार्डेंट प्लास्टिक्स यूज होने लगे। ये सब चेंजेस टाइम के साथ आए, लेकिन क्या ये काफी थे? आज भी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडियन रेलवेज को और बहुत कुछ करना है सेफ्टी के मामले में। सबसे ज्यादा दर्द तो उनका है जिनके अपने उस ट्रेन में थे। एक माँ ने अपने जवान बेटे को खोया, एक बेटी ने अपने बाप को, एक भाई ने अपनी बहन को। कुछ फैमिलीज तो पूरी तरह से उजड़ गईं। एक पाकिस्तानी फैमिली के 3 मेंबर्स उस ट्रेन में थे, तीनों ही मर गए। घर में सिर्फ एक बुजुर्ग दादी बची। उसने इंटरव्यूज में कहा कि उसकी जिंदगी उस दिन ही खत्म हो गई। कॉम्पनसेशन से क्या होता है जब अपना कोई वापस नहीं आ सकता? बहुत सारे विक्टिम्स पाकिस्तान से थे, उनके फ्यूनरल इंडिया में ही हुए। कुछ फ्यूनरल्स पाकिस्तान भेजी गई। बॉर्डर पर सीन्स देखे तो दिल दहल गया। लाशों को कॉफिन्स में लेके जाते हुए फौजियों को देखकर रोंगटे खड़े हो गए। वाघा बॉर्डर, जो नॉर्मली सेलिब्रेशन और एंथुजियाज्म का जगह है, वो उस दिन मौत का रास्ता बन गया। पाकिस्तानी फैमिलीज ने इंडियन अथॉरिटीज को थैंक किया उनके कोऑपरेशन के लिए। ऐसे वक्त में नेशनैलिटी और बॉर्डर्स कोई मायने नहीं रखते। दर्द तो दर्द है, चाहे वो इंडिया का हो या पाकिस्तान का। जब भी कोई बड़ी ट्रेजेडी होती है तो कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी जन्म लेती हैं। समझौता एक्सप्रेस के केस में भी बहुत सारी थियरीज आईं। कुछ लोगों ने कहा कि ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का काम था। कुछ ने कहा कि ये इंडियन एजेंसीज ने इनसाइड जॉब किया ताकि पाकिस्तान को बदनाम कर सके। कुछ ने कहा कि ये इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का काम था। सोशल मीडिया पर हर तरह की बातें फैलने लगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने साफ कहा कि ये डोमेस्टिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स का काम था। कोर्ट ट्रायल्स में भी यही एविडेंस आए। फिर भी लोगों को कॉन्स्पिरेसी थियरी ज्यादा मजेदार लगती है, क्योंकि सिंपल ट्रुथ को एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। ये एक्सेप्ट करना कि अपने ही देश के लोग इतना बड़ा क्राइम कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी यही है, टेररिज्म का कोई एक चेहरा नहीं होता। वो हर रिलीजन, हर आइडियोलॉजी में हो सकती है। जब ये न्यूज इंटरनेशनल मीडिया में आई तो दुनिया भर से रिएक्शंस आए। यूनाइटेड स्टेट्स ने कंडेम किया, यूनाइटेड किंगडम ने, यूरोपियन यूनियन ने, यूनाइटेड नेशंस ने स्पेशल स्टेटमेंट इशू किया। टेररिज्म के खिलाफ ग्लोबल स्टैंड लेने की जरूरत पर जोर दिया गया। लेकिन प्रैक्टिकली क्या हुआ? कुछ नहीं। स्टेटमेंट्स आए, कंडोलेंसेस आए, फिर सब अपने काम में लग गए। ये हार्श रियलिटी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। जब तक आपके अपने मुल्क में कुछ नहीं होता तब तक किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने एक दूसरे से कोऑपरेशन मांगी इन्वेस्टिगेशन में। शुरू में थोड़ी शेयरिंग हुई, फिर डिप्लोमेटिक टेंशन्स की वजह से वो भी स्लो हो गई। आखिर में हर कंट्री ने अपने अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की। रिजल्ट्स शेयर नहीं हुए पूरी तरह से। ये भी एक ट्रेजेडी है अपने आप में। इंडियन मीडिया ने इस ट्रेजेडी को एक्सटेंसिवली कवर किया। टीवी चैनल्स पर दिन रात कवरेज चल रहा था। हर एंगल से स्टोरी दिखाई जा रही थी। विक्टिम्स की फैमिलीज के इंटरव्यूज, सर्वाइवर्स की कहानियां, एक्सपर्ट ओपिनियंस, पॉलिटिकल डिबेट्स। टीआरपी के लिए चैनल्स ने बहुत कुछ किया, कुछ अच्छा, कुछ बुरा। कुछ चैनल्स ने रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की, फैक्ट्स प्रेजेंट किए, सेंसिटिविटी दिखाई। लेकिन कुछ चैनल्स ने सेंसेशनलिज्म की, ग्राफिक इमेजेस दिखाए, विक्टिम्स की फैमिलीज को अननेसेसरीली परेशान किया। मीडिया एथिक्स की बहुत बातें हुई उस दौरान, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया। आज भी जब कोई ट्रेजेडी होती है तो मीडिया का अप्रोच वही है, टीआरपी पहले, एथिक्स बाद में। ये एक ब्रॉडर प्रॉब्लम है इंडियन मीडिया इंडस्ट्री की, लेकिन समझौता एक्सप्रेस के दौरान ये प्रॉब्लम बहुत क्लियरली दिख गई थी।
जितने लोग बच गए उन पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत गहरा था। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD, ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है। जब कोई ट्रॉमेटिक इवेंट एक्सपीरियंस करता है तो उसका ब्रेन उस इवेंट को प्रोसेस नहीं कर पाता प्रॉपरली। सर्वाइवर्स को बार बार नाइटमेयर्स आते थे, आग दिखाई देती थी, चीखें सुनाई देती थी। बहुत सारे सर्वाइवर्स ने बताया कि वो ट्रेन में बैठ ही नहीं पाते, कुछ ने ट्रैवल करना ही छोड़ दिया। एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, ये सब कॉमन थे। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में मेंटल हेल्थ को इतनी सीरियसली नहीं लिया जाता। 2007 में तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत कम सर्वाइवर्स को प्रोफेशनल साइकोलॉजिकल हेल्प मिली। कुछ NGOs ने काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज किए, लेकिन वो भी लिमिटेड थे। आज 17-18 साल बाद भी कुछ सर्वाइवर्स उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकले हैं। उनकी जिंदगी उस एक रात ने हमेशा के लिए बदल दी। हर ट्रेजेडी कुछ सबक सिखाती है। समझौता एक्सप्रेस ने भी सिखाया। पहला सबक, सिक्योरिटी को कभी लाइट में नहीं लेना चाहिए। रैंडम चेकिंग से ज्यादा थरो चेकिंग की जरूरत है। दूसरा सबक, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होने चाहिए, वर्किंग होने चाहिए, एक्सेसिबल होने चाहिए। तीसरा सबक, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम बहुत मैटर करता है। अगर फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम्स जल्दी पहुंचते तो शायद कुछ और लोग बच जाते। चौथा सबक, एक्सट्रीमिज्म किसी भी फॉर्म में डेंजरस है, चाहे वो रिलीजियस हो या पॉलिटिकल, उसे टैकल करना जरूरी है। पांचवा सबक, विक्टिम्स की फैमिलीज को एडिक्वेट सपोर्ट मिलना चाहिए, सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी। लेकिन सबसे बड़ा सबक यह है कि इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। एक बार चली गई तो वापस नहीं आती। चाहे कितना भी कॉम्पनसेशन दो, कितने भी रिफॉर्म्स लाओ, जो लोग मर गए वो वापस नहीं आएंगे। उनकी फैमिलीज का दर्द कभी खत्म नहीं होगा। आज 2026 में हम ये कहानी सुन रहे हैं। 18 फरवरी 2007 से अब तक 18 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन समझौता एक्सप्रेस का दर्द आज भी ताजा है। कुछ विक्टिम्स की फैमिलीज आज भी जस्टिस का इंतजार कर रही हैं। कोर्ट केसेस आज भी चल रहे हैं। कल्प्रिट्स में से कुछ आज भी बाहर घूम रहे हैं। ये हमारी जस्टिस सिस्टम की रियलिटी है। स्लो, कॉम्प्लिकेटेड, फ्रस्ट्रेटिंग, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत सारे लोग आज भी लड़ रहे हैं जस्टिस के लिए। एक्टिविस्ट्स, लॉयर्स, जर्नलिस्ट्स, वो इस केस को अलाइव रखते हैं ताकि ये सब भुला ना दिया जाए। समझौता एक्सप्रेस सिर्फ एक ट्रेन एक्सीडेंट नहीं थी, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ एक क्राइम था, और हर क्राइम की सजा होनी चाहिए, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। तो ये थी समझौता एक्सप्रेस की पूरी कहानी। एक ट्रेन जो अमन का पैगाम लेकर चलती थी, लेकिन नफरत की आग में जल गई। 68 बेमिसाल लोगों ने अपनी जान गंवाई। उनके परिवार आज भी उस दर्द के साथ जी रहे हैं। इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि एक्सट्रीमिज्म का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, चाहे वो किसी भी नाम पर हो, रिलीजन के नाम पर हो, पॉलिटिक्स के नाम पर हो या नेशनलिज्म के नाम पर। इंसान की जान सबसे ज्यादा कीमती है और उसे बचाना हर एक की जिम्मेदारी है। अगर आपको ये कहानी इंपॉर्टेंट लगी तो इसे शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सच से वाकिफ हो सके। अगली बार एक और ऐसी ही कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।